हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 जिसका नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पाठ में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या बिंदु पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है कोशिका की संरचना एवं कार्य, ये जानना है। पादप एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, ये जानना है। उत्तक का सामान्य परिचय, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय जानना है। और पौधों में समन्वयन हार्मोन्स, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं, ये बिंदु हैं जो हमको इस पाठ में पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका। आप यहाँ एक शब्द देख रहे हैं पाठ में, सबसे पहला शब्द ये है क्या, कोशिका। कोशिका क्या होता है? अंग तो आपको पता है, अंग हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब क्या है, अंग हैं, ठीक है। तंत्र, अब तंत्र एक अंग जो बना है ये बहुत सारी कोशिकाओं से या कह सकते बहुत सारे उत्तक से, इन सब से मिलके बना है। अब एक अंग तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र होता है तो आपने सुना होगा कि हमारे जो खाना खाते हैं हम, वो पचता है। तो पचता है तो उस पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग जब आपस में मिलकर कार्य करते हैं तब जाके वो पाचन तंत्र तैयार होता है। तो वैसे ही पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक अंग हो गया, ठीक है। इस तरह से उत्सर्जन तंत्र होता है, वो भी हमारे शरीर का एक क्या हो गया, कई सारे तंत्र में कई सारे अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वो तंत्र, अब यहाँ पे आता है अंग और तंत्र। ये तो काफी आगे की चीजें हो गई। आखिर ये सब बनते कैसे हैं, इनके जो निर्माण की इकाई होती है, कहते हैं जैसे आप सुनते हैं ना या देखे होंगे कि एक घर बनता है। तो जब एक घर बनता है तो एक घर बनने में सबसे बेसिक चीजें क्या होती हैं, सबसे छोटी छोटी चीजें, बालू सीमेंट ईंटा, ये सब होते हैं ना। लेकिन अगर ईंट ना हो, बिना ईंट के तो घर तैयार नहीं होगा। तो ईंट क्या है, एक बहुत अहम भूमिका निर्माण करता है। यानी आप अगर चाहें तो हो छोटा मोटा या कमजोर घर ही बनाना चाहें तो बिना सीमेंट के भी घर बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं, बिना बालू के भी घर बना सकते हैं। लेकिन ईंट तो चाहिए ही चाहिए। एक के ऊपर एक ईंट रखेंगे तभी तो जाके आपका एक दीवार पूरा होगा। तो सामान्यतः बात करें तो यहाँ पे जो ईंट होती है, किसी घर के निर्माण की बात करें तो वो ईंट जो है वो उस घर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक है। सामान्यतः जो है वो ईंट उस घर के या किसी भी घर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। बहुत सारी ईंटें एक के ऊपर एक रखी जाती हैं तब जाके एक दीवार पूरी होती है, तब इसी तक क्रम में एक छत पूरा होता है, तब जाके एक घर का निर्माण होता है, ठीक है। वैसे ही कोशिका होता है। कोशिका एक घर में जो कार्य ईंट का होता है वही कार्य एक जंतु निर्माण में, ठीक है, एक जंतु निर्माण में, जंतु बनाने में वही कार्य एक कोशिका करती है। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, बहुत सारी होती हैं, तब जाके एक बड़े जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो एक तरह से एक सजीव के निर्माण की इकाई है। अब कोशिका को एक तो निर्माण की इकाई है, लेकिन ये निर्माण के साथ साथ उस शरीर की वृद्धि में, उस शरीर का सुचारू रूप से चालन में भी मदद करती है। तो कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो एक तरह से संरचनात्मक इकाई तो है ही है, साथ साथ कार्यात्मक इकाई भी है किसी भी शरीर की, ठीक है। अब देखिए, सबसे किसी भी शरीर में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हो गई हमारी कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तब क्या बनता है, तब बनता है उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तब जाके अंग का निर्माण होता है, और कई सारे अंग मिलते हैं तब जाके अंग तंत्र बनता है, और कई सारे अंग तंत्र मिलते हैं तब जाके एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा हाथ है तो हमारे हाथ की उंगलियां हो गई, हमारे हाथ की कलाई हो गई, एल्बो हो गए, कुहनी हो गई, ये सब कोशिका से निर्मित हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिले तब उत्तक बन गए। अब उत्तक बन गया तो उत्तक बनने के बाद कई सारे उत्तक जब मिल जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तब जाके एक अंग बन गया। जैसे हमारा हाथ
या पैर हो गया। अब हाथ पैर आपस में कंधे से जुड़ गए तो हमारे शरीर में जुड़ गया, एक अंग तंत्र निर्मित हो गया। उसके बाद हाथ पैर आंख नाक मुंह सर सब एक साथ एक क्रम में जुड़ गए तो हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो गया। तो इस तरह से कोशिका एक छोटी सी इकाई होती है और वही छोटी सी इकाई जुड़ते जुड़ते एक शरीर का निर्माण करती है। अब आगे देखते हैं कोशिका। तो कोशिका यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होता है एक कोशिकीय या एक कोशिका, एक होती है बहुकोशिका। तो एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे पैरामीशियम अमीबा यूग्लिना, ठीक है, ये सब ये एक कोशिकीय जीव हैं, यानी इनकी एक ही कोशिका के अंदर खाना पीना पचाना सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन केचुआ हाथी मनुष्य आदमी गाय बैल बकरी ये सब जो है बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारी कोशिकाएं एक तरह की या अलग अलग तरह की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर तभी एक शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इनमें भी पोषण उत्सर्जन वृद्धि श्वसन ये सारी क्रियाएं जनन ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो कोशिका जो है जीवन की आधारभूत मूल इकाई है जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है। इसके बाद अगर बात करें हम तो यहां आप देखेंगे कई सारी जो मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं वो कुछ देखिए, एक तो गोलाकार जो हमारा रक्त होता है आरबीसी होता है वो कुछ गोलाकार आकार का कोशिका है। यह तर्करूपी कोशिका है, हमारे शरीर में ही पाई जाती है। यह लंबी शाखान्वित कोशिका है जो तंत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक मानव शरीर की ही कोशिकाएं हैं, कोई गोल है तो कोई लंबी है कोई तुर्करूपी है, ठीक है। तो कई अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं, ये आपस में एक तरह से जुड़ती रहती हैं और एक शरीर का निर्माण करती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, अब यहां पे एक प्याज की एक झिल्ली ली गई है। जो प्याज का छिलका होता है ना, आपने अगर प्याज छिला होगा तो आपने देखा होगा कि प्याज छिलते हैं तो प्याज की दो परतों के बीच में एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है। वो झिल्ली लीजिए, अगर आपके पास कहीं थोड़ा सा भी सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था है, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, तो आप एक काम करिए, वो झिल्ली लीजिए, उसको एक जो स्लाइड होती है कांच की उस स्लाइड पे रखिए और उस पे एक अभिरंजक होता है, रीजेंट होता है सेफ्रिनिन, ठीक, उसको डालिए तो वो जो झिल्ली होगी वो थोड़ी सी रेडिश कलर की हो जाएगी। अगर ज़्यादा लाल हो जाता है तो उसको धो भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब उसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में गोल गोल की संरचना है, ये क्या है, ये केंद्रक है एक कोशिका का। आप देखिए यहाँ से एक कोशिका शुरू हुई है, ये ऐसे ऐसे होके बंद हो गई है, इसके बीच में एक गोल सी आकृति है, तो ये एक कोशिका है और इस कोशिका का ये एक केंद्रक है, ठीक है। इस तरह से आपको कोशिकाएं दिखाई देंगी प्याज में। तो ये आकार कुछ भी हो, कुछ ऐसे ही आकार के कोशिकाएं भी मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा जनरल नॉलेज वाली चीज आप जान लीजिए। एक तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग, जो पक्षी होता है उसका जो अंडा होता है वो पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा नामक जीव है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है ये तंत्रिका कोशिका होती है, जो लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है, ठीक है, 1 मीटर तक लंबाई हो जाती है इसकी। तो ये चीज मुख्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं कोशिका संरचना। तो कोशिका संरचना में आप देखिएगा एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका का अध्ययन किया, कोशिका के बारे में पढ़ा और सबको बताया। 1965 में इन्होंने खुद ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और उसी से एक डेड कोशिका, मरी हुई कोशिका, एक कार्क होता है, बोतल में कार्क लगता है, उससे एक छोटा सा कोशिका निकाला और उसका अध्ययन करके इन्होंने कोशिका के बारे में बताया। यहाँ पे आपको 2 कोशिकाएं दिख रही हैं, एक है कोशिका पादप कोशिका, एक है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका का स्ट्रक्चर या जो आकृति है और जंतु कोशिका की आकृति, ये दोनों अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ चीजें जो मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो पादप कोशिका यानी पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका में
दोनों में पाई जाती है और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में अलग अलग होती हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम्स, ये दोनों में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। हरित लवक, कोशिका भित्ति और रितिका जल, ये जो होता है ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए, तो ये जो एक चीज और, ये जो कोशिका है इसके अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं इनको कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका के अंग। जैसे शरीर में हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह ये पाया जाता है ना शरीर, तो ये क्या है, शरीर के अंग। तो वैसे कोशिका के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उसको कहते हैं कोशिका के अंग या कोशिकांग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पे कुछ मुख्य चीजें जो मैंने जैसे बताया कि कोशिका के अंदर जो चीज पाई जाए उसको कोशिकांग कहेंगे। जैसे कोशिका झिल्ली हो गई, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गए, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में हम जानेंगे कि उनका कार्य क्या है। ठीक है, जैसे कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका झिल्ली जो है ये जो भी पदार्थ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ आते जाते हैं उन पर या उनका नियंत्रण करती है, किसको आना है किसको जाना है, एक तरह से द्वारपाल है। ठीक है, उसके बाद कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका भित्ति जो होती है ये पौधों की कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये जो कोशिका होती है उसके बाहर एक मोटी परत होती है जिससे ये जो कोशिकाएं होती हैं पौधों की, इनको मजबूती प्रदान करता है ये। ठीक है, मजबूत बनाता है, यानी उस कोशिका की संरचना को दृढ़ करता है। ठीक है, मजबूत बनाने का कार्य करता है, ये पौधों में पाया जाता है। इसके बाद केंद्रक। केंद्रक आप देखेंगे, केंद्रक जो है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, पूरी कोशिका के संचालन को कंट्रोल करता है एक तरह से। ठीक है, जंतु में ये मध्य में स्थित होता है, परंतु जो पादप होता है यानी पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसके किनारे यानी परिधि की तरफ, किनारे की तरफ स्थित होता है। कोशिका को बढ़ने में और साथ यानी कोशिका की वृद्धि में और कोशिका के विभाजन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केंद्रक। ठीक है, इसके बाद आते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या है? केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित एक जीव द्रव होता है जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक, अब इसमें भी कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, हरित लवक, ये सारी चीजें कोशिका द्रव का एक हिस्सा है। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, यानी ये क्या करता है? श्वसन क्रिया, रिस्पिरेशन में भाग लेता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। अब आते हैं हरित लवक। हरित लवक क्या है? हरित लवक यानी क्लोरोफिल। ये ऐसा पदार्थ होता है हरी पत्तियों में, पौधों में पाए जाने वाला ऐसा तत्व है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन बनाता है पौधों के लिए। ठीक है, तो हरित लवक ये पौधों में पाया जाता है। तारकाय या केंद्रक के पास पाया जाता है, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है, या सिर्फ जंतु कोशिका में यानी जंतुओं में ही पाया जाता है। रितिका क्या होता है? यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है, परंतु पौधों में यह रितिका बड़ी होती है जबकि जंतुओं में छोटी होती है। इनका कार्य क्या होता है? पानी, लवण आदि यानी जो पानी है, खनिज लवण होते हैं, पदार्थों का संग्रह करके इनकी मात्रा का संतुलन उस कोशिका में बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है गाल्जी का है, ये पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, भंडारण करते हैं और श्रावण करते हैं, ये इनका प्रमुख कार्य है। लाइसोसोम्स क्या करता है? ये जो कोशिका में पदार्थ आते हैं उनको पचाने का कार्य करता है। राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन का संश्लेषण। इसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका, ये क्या है? झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना होती है जिन्हें हम जालिका कहते हैं। इनका कार्य भी एक तरह से प्रोटीन का संश्लेषण करना है, यानी प्रोटीन का पाचन करना है। ठीक है, चलिए ये तो कुछ कोशिकांग हैं जिनके कार्य आप यहां पे जाने। अब इसके बाद आते हैं पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, पादप कोशिका यहां पे है, यहां पे जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रितिका बड़ी तथा संख्या में अधिक होती है, संख्या में एक होती है, सॉरी, रितिका बड़ी होती है लेकिन एक होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रितिकाएं छोटी होती हैं लेकिन संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक परिधि की ओर होता है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक जो है ये मध्य की तरफ होता है, यानी मध्य में होता है। ठीक है, ये अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अब आते हैं उत्तक। उत्तक क्या होता है? देखिए, उत्तक जो होता है ये बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तब जाके उत्तक का निर्माण होता है। ये देखिए लिखा ना, बहुसंख्यी जीवों में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं को हम, ये असंख्य कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। अब देखिए, जहां जंतु सिर्फ एक कोशिका वाले हों, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब, तो इनमें सारी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं जो होती हैं, ये सब कुछ एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती हैं। लेकिन जब जंतु बहुकोशिकीय है, जहां पे बहुत सारे कोशिकाएं हों, तो वहां पर भी पाचन, संकुचन, प्रसारण सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। एक कोशिकीय जीव से अलग तरीका होता है। बहुकोशिकीय जीव में पाचन करना, एक्सक्रीशन करना, उत्सर्जन करना, ये सारी चीजें अलग तरह से होती हैं। तो यहां पर अगर हम देखें उत्तक की, कह सकते हैं, परिभाषा, तो समान रचना व उत्पत्ति वाले कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता हो, उत्तक कहते हैं। ठीक, यानी कोई विशेष कार्य करने के लिए बहुत सारी एक प्रकार की कोशिकाएं जहां बनती हो, मतलब बनती हो और समान तरह की रचना हो, उनकी समान प्रकार की हो, आपस में बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएं और वो किसी एक विशेष प्रकार का कार्य करें, उसे हम उत्तक कहते हैं। अब पादप में उत्तक की बात करें तो पादप में उत्तक जो है ये दो प्रकार के हैं। ठीक है, दो प्रकार के, एक तो प्रविभाजी उत्तक, एक अस्थायी उत्तक। अब पादप में होता क्या है? देखिए, आप जानते हैं मनुष्य, जो मानव है या जंतु हैं, ये एक निश्चित समय तक ही वृद्धि करते हैं। ठीक, लेकिन जो पादप हैं ये जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ इनका बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, ये पादप की खासियत होती है। तो ये बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो बढ़ते रहते हैं। इसमें एक होता है प्रविभाजी उत्तक। ये उत्तक ऐसा है जो जीवन भर बढ़ता ही रहता है। ठीक है, ये बढ़ता ही रहेगा। एक होता है अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक क्या करता है? ये उत्तक अस्थायी होते हैं, ये खाना पीना ये सारी चीजें संभालते हैं। लेकिन प्रविभाजी क्या करता है? ये सिर्फ बढ़ना जानता है, किसी तरह से बढ़ने दो इसको, बस। ठीक है, अब जैसे पौधों में आपने देखा होगा, पौधे में जड़, तने, जड़ क्या होता है? जड़ को आप, जड़ का एक डंठल काट दीजिए, जड़ फिर से बढ़ने लगेगा। तना आप देखेंगे पेड़ छोटा सा रहता है लेकिन फिर बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाता है। पत्तियां निकलती रहती हैं, फल निकलते रहते हैं। ये क्या है? ये प्रविभाजी उत्तक हैं। इनको विभाज्योत्तक भी कहते हैं, यानी ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं, ऐसा उत्तक होता है ये। उदाहरण के लिए अगर आप करके देखना चाहते हैं तो एक प्याज ले लीजिए, प्याज की जो जड़ है उस जड़ को पानी से थोड़ा सा टच करा दीजिए। ठीक, और उसको कुछ दिन के छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो इसकी जड़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। ठीक है, यही इस जड़ों में जो उत्तक पाया जाता है वो क्या है? प्रविभाजी उत्तक है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे यहां पे अस्थायी उत्तक। तो प्रविभाजी क्या करता है वो आप जान गए। अस्थायी उत्तक क्या करता है ये देखते हैं। देखिए, स्थायी उत्तक में क्या है? ये उत्तक शरीर में विकसित होकर विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करती हैं। यानी ये जो उत्तक है उस पौधे में विकसित हो जाएंगी और इनके अंदर जो विभाजन की क्षमता होती है ना, जैसे कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो वो विभाजन की क्षमता ये खो देते हैं। और जब खो देते हैं तो ये एक स्पेशल या कोई विशिष्ट कार्य करने लगते हैं और वो अस्थायी हो जाते हैं। अस्थायी मतलब सिर्फ अब वो वही कार्य करेंगे, ये विभाजित होंगे नहीं। तो विभाजित होंगे नहीं, इनकी संख्या बढ़ेगी नहीं और एक निश्चित कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे उत्तकों को ही हम अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब ये भी क्या होते हैं? इनको हम संवहन उत्तक के नाम से भी जानते हैं। अस्थायी उत्तक को ही हम संवहन उत्तक भी कहते हैं।
अब इसमें दो तरह के उत्तक आ जाते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम ये जटिल उत्तक हैं, इन्हीं जटिल उत्तक को ही संवहन उत्तक कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे जो स्थायी उत्तक हैं, इसमें एक तो होता है सरल उत्तक, मैंने एक ही बताया लेकिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल उत्तक होता है, ये सेम टाइप के एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इनको सरल उत्तक कहा जाता है। और इसी में एक प्रकार होता है जो होता है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक क्या होता है, ये कई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, इन्हीं जटिल उत्तकों को हम कहते हैं संवहन उत्तक, और इनमें आते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो उत्तक आते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का कार्य होता है पानी और खनिज को वितरित करना या पहुंचाना, एक तरह से ये काम करता है पौधे में पानी और जो खनिज लवण होते हैं उनको पहुंचाना। और फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम जो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन होता है जो संचित होता है, उस भोजन को पूरे पौधे में जरूरत के स्थान पे या जहां जहां पूरे पौधे में पहुंचाने का कार्य। ठीक है, ये कार्य होता है। अब देखिए इसके बाद ये देखिए यहां पे संरचना तने की संवहन पूल, ये है संवहन पूल। ठीक है, इस तरह से ये संरचना होती है, ये संरचना भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब ये जो संवहन पूल होता है ये जाइलम और फ्लोएम दोनों उत्तकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे पादप उत्तक के कार्य क्या होते हैं, पादप उत्तक में जो होते हैं ये जड़ों द्वारा जल अवशोषित जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ये कार्य जाइलम उत्तक करता है। और पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम उत्तक करता है, ये जाइलम और फ्लोएम का काम है। जंतु उत्तक आते हैं, जंतु उत्तक में एक तो होता है हमारा एपिथीलियम उत्तक। ठीक है, एपिथीलियम उत्तक हमारे शरीर का जो बाहरी त्वचा है, एक्सटर्नल जो हमारा त्वचा है वो बना होता है एपिथीलियम उत्तक का। ठीक है, और एक चीज एपिथीलियम उत्तक का हमारा जो खोखला हिस्सा होता है, जैसे मुख गुहा, मुंह के अंदर की नली जो होती है, ठीक, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, ये सब जो बने होते हैं ये भी एपिथीलियम के ही बने होते हैं। ये थोड़ा चिकने होते हैं, सर की मतलब लिसलिसे होते हैं, इनमें जो चीज होती है ये अपने आप सरकती जाती है, बहुत चिकने होते हैं ये। इसके बाद होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या होता है, ये उत्तक जो होते हैं ना विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि यानी हड्डी और रक्त, ये सब क्या करते हैं, सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनको संयोजी उत्तक कहते हैं। अब ये जो होते हैं इनमें आपको कुछ और उत्तक भी दिखाई देंगे, अगर देखा जाए संयोजी उत्तक के प्रकार कह सकते हैं इनको हम, तो इनमें हमारा अंतरालीय उत्तक होता है, ये त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, यानी जो हमारे ऊपरी स्किन है, ऊपरी त्वचा है, उसके नीचे पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, पेशियों के बीच बीच में या रक्तवाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। अस्थि तथा उपास्थि, अस्थि मतलब हड्डी, उपास्थि मतलब जैसे आपकी कान, आपका कान है ना, ये जो कान होता है, ये कान जिस चीज का बना होता है उसको उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो यानी एक हड्डियों की कैटेगरी ही है, एक हड्डी जो कि कठोर होती है, उपास्थि जो होती है ये मुलायम होती है, हड्डी ही है लेकिन मुलायम हड्डी है एक तरह से। ठीक, तो अस्थि सबसे कठोर उत्तक होता है, एक कैल्शियम और खनिज पाया जाता है इसमें, और इसी के कारण इसमें क्या होता है, दृढ़ता आ जाती है। ठीक, जबकि उपास्थि क्या होता है, लचीला होता है, जैसे हमारा बाह्य कर्ण यानी जो बाहर कान होता है हमारा वो। इसके बाद रक्त की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा उत्तक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, इसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त का तरल भाग जो होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रक्त का जो तरल भाग होता है ना वो प्लाज्मा होता है, बाकी तो रक्त कणिकाएं होती हैं। अब रक्त कणिकाओं में बात करें तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटिलेट, ये होते हैं कणिकाएं जो रक्त में मौजूद होती हैं। यहाँ पे लाल रक्त कणिका की अगर कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। श्वेत रक्त कणिका अगर कम हो जाएगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाएगी, और प्लेटिलेट अगर कम हो जाए तो जो चोट लगने पे या किसी वजह से अगर आपके शरीर से खून बह रहा है तो वो खून जमेगा नहीं, यानी प्लेटिलेट अगर नहीं रहेगा तो खून जमेगा नहीं, चोट लगने पे रक्त का बहाव चलता रहेगा और आदमी एक समय बाद मर जाएगा। ठीक है, तो प्लेटिलेट इसीलिए कम नहीं होने दिया जाता, इसकी नॉर्मल रेंज 4 लाख 4.5 लाख के आसपास रहनी ही चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक
यहाँ पे आप देख रहे हैं पेशीय उत्तक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेखित पेशीय, एक तो आरेखित पेशीय। आप देखते होंगे अपने शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं और कुछ अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं की अगर बात करें हम, तो ऐसी ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपने कंट्रोल में करते हैं, जैसे हाथ का हिलाना, हाथ को उठाना गिराना, हाथ से काम करना, ये क्या है, ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो ये जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये ऐच्छिक क्रियाएं रेखीय पेशीय उत्तक द्वारा होती हैं, इन्हीं को हम रेखीय पेशी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आरेखित पेशीय हैं, ये एक तरह से अनैच्छिक पेशीय कहलाती है। अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पलकों का झपकना, सांस जो पलकें झपकती हैं, ये कैसे होती हैं, ये अपने आप होती हैं, आप तो उसको रोकते नहीं, आप ज़्यादा देर इसको रोक भी नहीं पाएंगे, अगर हाथ से पकड़ेंगे तो एक समय बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो पेशी होती हैं इनको अनैच्छिक पेशी कहते हैं, और ये बनती किससे हैं, आरेखित पेशी उत्तक से बनते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज है, ये जो रेखीय पेशी होती हैं ये मजबूत होती हैं, जैसे आप देखते हैं ना हाथ पैर मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये रेखीय पेशी मजबूत होती हैं, लेकिन आरेखीय उत्तक जो होते हैं ये मजबूत नहीं होती। जैसे आंखों की पलकें ये उतनी मजबूत नहीं है जितने हमारे हाथ की पेशियां हैं वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखते हैं कि हमारा हृदय जो होता है, हृदय जो है ये एक तरह से बना होता है आरेखित पेशी से। ठीक है, बना होता है आरेखित पेशी से, यानी लेकिन कार्य जो करता है ये रेखित पेशी की तरह मजबूती होती है, यानी रचना में जो मजबूती है वो रेखीय पेशी की तरह होती है, लेकिन जो कार्य करता है वो एक तरह से आरेखी पेशी वाला कार्य करता है। ठीक है, तो ये हृदय के साथ ये ऐसा सिचुएशन होता है हमारे, जहां पे दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं हमारे हृदय की पेशियों में। इसके बाद आते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की बात करें तो तंत्रिका तंत्र क्या है, ये तंत्रिकाएं हमारे शरीर में हर चीज को नियंत्रित करती हैं, हर इंफॉर्मेशन को शरीर के कोने कोने तक, हमारे दिमाग तक सब पहुंचाती हैं। ये कार्य होता है तंत्रिका तंत्र का, और ये तंत्रिका तंत्र बनता है किससे, तंत्रिका उत्तक से। यहां पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका, ये है तंत्रिका कोशिका का डायग्राम। ठीक है, ये होता है तंत्रिकाक्ष, जिसको ये बोलते हैं एक्सान। ठीक, ये होता है पूरा हिस्सा का, ये डेंड्रान होता है, इसके बीच में केंद्रक होता है, और इस पूरे को तंत्रिकाएं बोलते हैं। ठीक, ये एक के ऊपर एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। डेंड्रान सिग्नल को एक तरह से सिग्नल देता है, ये एक्सान सिग्नल रिसीव करता है और फिर से इस डेंड्रान को भेजेगा, ये डेंड्रान फिर अगले वाले को भेजेगा। इस तरह से ये कार्य करते हैं, सिग्नल्स को या जो मैसेज है या जो उद्दीपन है उसको ग्रहण करते हैं और दूसरे वाले जो हमारा तंत्रिका कोशिका है उसको भेजते रहते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका को ही हम न्यूरॉन भी कहते हैं। अब ये जो है मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु की जो तंत्रिका उत्तक से ही बने होते हैं। मस्तिष्क हो गया या हमारी रीढ़ की हड्डी में जो रीढ़ रज्जु होती है, ठीक है, वो तंत्रिका उत्तक से ही बनी होती है। तो ये हो गया हमारा तंत्रिका उत्तक। अब आते हैं जंतु में समन्वयन। जंतुओं में समन्वयन क्या होता है, देखिए जंतुओं में कुछ क्रियाएं होती हैं, ऑटोमेटिक क्रिया जिसको कह सकते हैं। ये क्रियाएं होती हैं शरीर को नियंत्रित रखने के लिए। ठीक है, जैसे होता है श्रावण करना, ग्रंथियों में हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे हमारे मुंह में लार बनना, कोई चीज़ हम देख लेते हैं या आपकी मनपसंद चीज़ है तो आपके मुंह में अपने आप लार बनने लगती है। ये क्या है, ये ग्रंथियां हैं जिसके कारण आपके मुंह में लार बनती है। ठीक, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में कंट्रोल होती हैं। यानी एक तरह से ये समन्वयन का मतलब कि हमारा अंग दूसरे अंग से किस तरह से तालमेल बैठा के कार्य करता है, इसी को कहते हैं समन्वयन। अब ये जंतुओं में होता कैसे है, ठीक है, हमारा मस्तिष्क अपने हाथ को कैसे कंट्रोल करता है, तालमेल कैसे बैठाता है। यानी हमको अगर अपना मोबाइल उठाना है तो मस्तिष्क कहता है ना कि मोबाइल उठाओ, तो हाथ हमारा मोबाइल पे ही जाता है, दूसरी जगह क्यों नहीं जाता। ठीक, तो ये तालमेल कैसे बैठता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं
तो इसमें ये जो जंतुओं में तालमेल स्थापित करने का सिस्टम है, इसके लिए दो तंत्र होते हैं। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, ये दो चीजों से होता है। अब आते हैं पहले तंत्रिका तंत्र जान लेते हैं, फिर ग्रंथियों पे आएंगे। तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो नियंत्रण के लिए या निगमन, नियंत्रण, नियमन, कुछ भी कह लीजिए, इन सभी कार्यों के लिए जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है। उसके तीन भाग होते हैं। तीन मुख्य भाग में क्या है? मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिका है। मस्तिष्क आप जानते हैं, हमारा जो सर है, हमारे सर में जो कपाल का हिस्सा कहते हैं, कपाल होता है, उसके अंदर एक सुरक्षित हिस्से में यह रखा होता है हमारे कपाल में, जो कि मस्तिष्क बहुत ही कोमल और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि अगर दिमाग खराब है तो आपको लोग पागल कहेंगे। ठीक है, ऐसे होता है ना, दिमाग खराब है तो पागल तो वैसे कोई किसी को भी कह देता है, बहुत ज्ञानी है तो उसको भी, बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको भी कह देंगे। चलिए, तो मस्तिष्क हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। जैसे आप सुगंध प्राप्त करते हैं तो मस्तिष्क को पता चलता है कि वो अच्छी सुगंध है या बुरी सुगंध है। सुनते हैं, श्रावण करते हैं, रंगों का चयन करते हैं, निर्णय लेते हैं, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, क्या है, ये मस्तिष्क डिसाइड करता है। हमारे मस्तिष्क में कहीं हम पढ़ के फीड करते हैं, तभी हमारा मस्तिष्क को वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क अभी तक सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये तर्क शक्तियों में विकसित हो गया है, ये तर्क अच्छे से कर पाता है। तो एक हिस्सा मस्तिष्क हो गया। इसके बाद रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु आप देखते हैं, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी बीच में से खोखली होती है, और उसी बीच में ये रज्जु जो होते हैं, उसी ये तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र, उसी के बीच में से आती जाती रहती हैं। ठीक है, वहीं से सारी चीज़ों को भेजती हैं, वहीं से सारी चीज़ें ग्रहण करती हैं। तो हमारे सर पे पीछे के हिस्से से ये रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, और गले से होते हुए पीठ तक पूरे नीचे तक जाती है। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी होती है। इसी के अंदर सारी तंत्रिका तंत्र वाली नसें जो होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, वो जुड़े होते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये जो होते हैं, ये समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जो भी समस्त अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, जैसे पलकों का झपकना और भी बहुत सारी चीजें जो शरीर में होती हैं, ये सबको ये रीढ़ रज्जु नियंत्रित करते हैं। इसके बाद आता है तंत्रिकाएं। अब तंत्रिकाएं की बात करें अगर हम, तो शरीर में हमारा शरीर है, जंतु शरीर होता है, मानव शरीर, ये सब कुछ पूरे शरीर में तंत्रिका ही तंत्रिका बिछी है। तभी तो अगर हमारी त्वचा पे कोई कीड़ा रेंगता है तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि हाँ, कोई चीज़ हमें टच कर रही है। ठीक है, ऐसे पता चलता है ना। तो ये उद्दीपन को कंट्रोल ग्रहण करती है, और उसका जो अनुभव है वो पूरे हमारे माइंड को पहुंचाती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कपाल तंत्रिकाएं, एक रीढ़ तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाएं, रीढ़ तंत्रिकाएं, ये आपकी वही है, दिमाग। कपाल तंत्रिकाओं की बात करेंगे आप तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपन, यानी सूंघने से, सुनने से, छूने से, स्वाद से, यानी ये जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो उद्दीपन होता है, और उद्दीपन के द्वारा मस्तिष्क हमारा जान पाता है। रीढ़ तंत्रिकाएं, रीढ़ की जो तंत्रिकाएं हैं, ये क्या अनिच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है, अभी ऊपर ही मैंने बताया। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, ये जो तंत्रिकाएं हैं, जैसे अमीबा, सूक्ष्म जंतुओं की अगर बात करें हम, तो अमीबा हो गया, स्पंज के शरीर जो हो गए, इनमें कोई तंत्रिका तंत्र तो होता नहीं, परंतु शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण करते हैं ये। वहीं अगर हम हाइड्रा, केचुआ आदि जंतुओं की बात करें तो इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त यानी जितने भी कशेरुकी प्राणी, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जो प्राणी हैं, इनकी भांति तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता। यानी कशेरुकी प्राणियों में ये तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित होता है, लेकिन केचुआ, हाइड्रा, इन सब में तंत्रिका तंत्र पूर्णतया विकसित नहीं होता। होता है पर पूर्णतया विकसित नहीं होता। अब आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ये कैसे कंट्रोल करता है समन्वयन को, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को या हमारे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य ये कैसे करता है। जो हमारे शरीर से बहुत सारे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये निकाले जाते हैं हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हम बहुत आवेश में होते हैं,
तो जब हम आवेश में होते हैं तो यहाँ पे जो एक एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ये एड्रिनल नाम का एक पदार्थ का स्रावण करने लगती है, जिससे हम उत्तेजित या क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है, हम जब उत्तेजना में आते हैं तो ये एड्रिनल का स्राव होने लगता है और हमारा जो उत्तेजना है वो बढ़ जाता है। और शरीर को अगर पुनः सामान्य स्थिति में लाना है तो ऐसे ही एक हार्मोन है नॉर एड्रिनल। ठीक, नॉर एड्रिनल जो हमारे शरीर को सामान्य अवस्था में पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत सारी ग्रंथियां हैं, जैसे आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, पीयूष ग्रंथि, जननांग, अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये सारी चीजें आती हैं। तो चलते हैं इनके बारे में जानते हैं कौन सी ग्रंथि क्या करती है। तो यहाँ पे आते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का काम क्या है कि वृद्धि हार्मोन, यानी ये जो हार्मोन होते हैं ये वृद्धि में कार्य करते हैं, वृद्धि करने में इस्तेमाल होते हैं। ये शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी है अगर बच्चों में तो वृद्धि रुक जाती है। थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये स्रावण करते हैं, शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और अगर इनकी कमी है तो घेंघा रोग हो सकता है। पैराथायरॉन हार्मोन निकालते हैं, ये रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल का स्रावण करती है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजक का कार्य करता है। अग्नाशय ग्रंथि जिसको पैनक्रियास कहते हैं, ये इंसुलिन का स्रावण करती है, अगर इसकी कमी हो जाए तो मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाता है। इसके बाद वृषण यानी टेस्टिस, जो कि नर में पाया जाता है यानी मेल बॉडीज में पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। इससे क्या होता है जो नर जननांग होते हैं ये विकसित होते हैं, इनका विकास प्रेरित होता है, साथ साथ शुक्राणुओं के निर्माण को भी नियंत्रित करते हैं। अंडाशय जो कि मादा यानी फीमेल बॉडी में पाया जाता है, ये क्या निकालते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालते हैं, मादा जननांग का विकास प्रेरित करते हैं यानी विकसित करते हैं, और साथ साथ अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। तो ये कुछ हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पौधों में समन्वयन, यानी पौधे कैसे एक दूसरे से या एक अपने अंगों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देख लेते हैं। इसमें भी कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि पौधों में पाए जाने हार्मोन्स ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिस अम्ल और एथिलीन, ये कुछ प्रमुख हार्मोन्स हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। इनका कार्य देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऑक्सीन का अगर बात करें हम तो ये कोशिका में दीर्घीकरण करता है। ठीक है, इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती, यानी जैसे ये तना है, यहाँ से पार्श्व होते हैं, यहाँ से शाखाएं नहीं निकलती। जब नहीं निकलेंगी तो पौधा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीन का काम ये होता है। अब जिबरेलिन की बात करें, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं, ये अंगूर का आकार तथा इनके गुच्छे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है, या पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। एथिलीन क्या करता है, यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। तो ठीक है, आप यहां जान गए, पौधों का जो फल पकता है वो एथिलीन हार्मोन के कारण पकता है। ठीक है, पौधे ऑटोमेटिक जो फल पेड़ में ही पकते हैं वो कैसे पकते हैं, एथिलीन हार्मोन के कारण। तो एक चीज यहाँ पे ये जान गया। तो इस तरह से पौधे भी खुद का समन्वयन करते हैं। ठीक है, नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं जबकि कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जैसे मुर्गी का अंडा, या सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किया जाता है। कोशिकाओं में कई प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके विशेष कार्य निर्धारित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा का निर्माण तथा संग्रह है। पादप कोशिका भित्ति से ढकी होती है तथा इनमें हरित लवक नामक विशिष्ट कोशिकांग पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है।
समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य होते हैं उन्हें हम उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू। इसके बाद पौधों में उत्तक का दो समूह में बांटा जा सकता है। पौधे में उत्तक को दो समूह में बांटते हैं, एक तो प्राविभाजी उत्तक, एक अस्थायी उत्तक। जंतुओं में उत्तक कई प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है, एक तो तंत्रिका तंत्र द्वारा, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। पौधों में ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम तथा एथिलीन आदि हार्मोन्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में पढ़ी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ से आपके जो अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट हो गया है। एक बार के लिए कोशिश जरूर करिएगा इसको हल करने का। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बेहिचक पूछिएगा ज़रूर कमेंट में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।